So very good morning to all the students present in our class of Basic Electrical and Electronics Engineering. Today is 22nd of December 21 and we are covering the unit number 2, the part of unit number 2. And in yesterday class we have covered the purely resistive circuit behavior, purely inductive circuit behavior and purely capacitive circuit behavior. Along with their behavior we have drawn the phasor diagram of voltage and current considering these three elements, and few important numericals were also attempted in the yesterday class. So if anyone having any doubt regarding the yesterday class, you may ask please. Am I audible, properly audible, and screen is visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कल की क्लास में एक क्वेश्चन पे हमने छोड़ा था जहां पर दो सोर्सेस को पैरेलल में कनेक्ट करने के रिगार्डिंग हमें डिस्कशन करना था। दो सोर्सेस अगर हैं हमारे पास वोल्टेज सोर्सेस, तो हमें पता है कि वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट होगा तो उनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। What will happen if we are connecting two voltage sources in parallel and they are not having the equal resistances? इस क्वेश्चन को मैंने कहा था कि आप लोग देखिएगा और बाकी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। तो यदि इसमें किसी को कोई इनपुट देना है, किसी ने देखा है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एनी स्टूडेंट वुड लाइक टू से समथिंग इन दिस रिगार्ड? ओके, तो इसका मतलब सबने या तो देखा नहीं या देखा समझ में आ गया, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कंसीडर करते हैं पहला केस नंबर वन, कंसीडरिंग द प्रैक्टिकल सिचुएशन मैं लिख देता हूँ। प्रैक्टिकल सिचुएशन मीन्स या प्रैक्टिकल केस मीन्स कि हमारे पास जो वोल्टेज सोर्सेज हैं उनमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, हमें इस बात को मान के चलना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिकल सिचुएशन मीन्स कि वोल्टेज सोर्स इज हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट ओम होगी और इसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। तो इस तरह का मैं केस पहला लेके चलता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक 10 वोल्ट का सोर्स लिया, जैसा हम हमेशा लेते हैं, प्लस माइनस इसका पोलैरिटी लिया। 10 वोल्ट का हमने यहाँ पर एक सोर्स लिया और एक 5 वोल्ट का सोर्स लिया। दिस इज ए 5 वोल्ट सोर्स कनेक्टेड हियर विद अ पोलैरिटी एज गिवन इन द फिगर। इसका हमने कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं, इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं। For simplicity, we can assume that the internal resistance is 1 ohm, and here also the internal resistance is 1 ohm, and these two sources are connected in parallel to each other. In that case, what will happen? What will be the potential across the terminal A and B? इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो इसको करना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें हमने जो अभी तक लॉस पढ़े हैं, जितने भी रूल्स पढ़े हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम सिंपली इसको सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ पर एक केवीएल की इक्वेशन लिख सकते हैं और एक करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ आई राइट द इक्वेशन ऑफ केवीएल, देन इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट विल बिकम -1 into I plus 10 minus 5 minus 1 into I is equal to 0। कुछ ये इक्वेशन होगी। इक्वेशन ठीक है बेटा, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? नो सर। ओके, देन 2i, अभी ठंड के टाइम का सुबह होने में टाइम लगता है, काफी लोगों को नींद में होंगे, तो -1i will become 2i and it will become equal to 10 minus 5 is equal to 5। यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी, we can calculate I value is equal to 2.5 एम्पियर। एक हमने एग्जांपल लिया। अब हमें देखना है कि AB के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो AB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वही वोल्टेज होगा जो इस टर्मिनल के अक्रॉस होगा वोल्टेज, या फिर हम कहें कि जो इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही AB के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं लिखना। तो अगर मैं वोल्टेज लिखता हूं तो प्लस माइनस का मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इस टर्मिनल को मैं A का नाम दे सकता हूं और इस टर्मिनल को मैं B का नाम दे सकता हूं। नाउ इफ एनीवन वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर टर्मिनल A एंड B, then we can assume that the A terminal is having the voltage VA and B is having the voltage value VB। तो स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन A से लिखना और B पे एंड करते हैं। इट विल बिकम प्लस VA
इस डायरेक्शन में मूव करेंगे डाउनवर्ड, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन लिया है। -5 -1 इंटू करंट, कितनी करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, आई की वैल्यू कितनी है 2.5 is minus VB is equal to 0. Then it will become VA minus VB is equal to, it will become +5 and minus 2.5. By solving, the result will be 2.5 volt. ऐसे ही होगा, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन में किसी को डाउट तो नहीं इसमें? सर +2.5 होगा। +2.5 है, ओके, +2.5 है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -5, ओके, +2.5, इट विल बिकम 7.5, ओके, 7.5 वोल्ट, ठीक है। तो 7.5 वोल्ट हमारा आंसर आता है। हम अगर इस वाले पाथ से कैलकुलेट करना चाहें, इस वाली ब्रांच के अक्रॉस 10 और 1 के अक्रॉस, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए भी इक्वेशन लिख देता हूँ। ए से स्टार्ट करेंगे, बी तक पहुंचेंगे, तो ए टर्मिनल से आउटवर्ड आ रहे हैं, मैं लिख देता हूँ। और ए से स्टार्ट करते हैं तो +VA, उसके बाद हम इस 10 में आए तो -10, फिर रेजिस्टेंस मिला तो -1। अब इसमें करंट की जो वैल्यू होगी वो आई होगी, तो मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ, -1 इंटू आई, और -VB इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर जो आपने करंट जो कैलकुलेट किया है, ये करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और जब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ए से बी की ओर, तो मैं इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए से स्टार्ट कर रहा हूँ और बी पे जाकर के इसको एंड कर रहा हूँ। तो डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट हो गया, तो मुझे यहाँ पे करंट की वैल्यू को यहाँ पर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, कि हमारी जो करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है उसकी डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उससे मैच नहीं करता है। Then it will become VA -10 -1 into -I, I की वैल्यू कितनी है 2.5, minus VB is equal to 0। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे VA minus VB, then it will become +10 +2.5, नहीं सॉरी, ये माइनस होगा, यहाँ पर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, -2.5, it will become 7.5 वोल्ट। तो दोनों ही मेथड से हमने किसी भी पाथ से आप मूव करिए, आंसर 7.5 वोल्ट आता है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। इस तरह के हमने काफी क्वेश्चंस यूनिट 1 में प्रैक्टिस किए थे। अब आते हैं अपने कंडीशन पे, जिस केस को मैं डिस्कस करना था। दो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अगर आपस में कनेक्टेड है, सिर्फ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। 10 होगा या 5 होगा। तो क्या होता है, मैंने जैसे कल आपको हिंट दिया था कि देयर विल बी ए फ्लो ऑफ द सर्कुलेटिंग करंट इन द सर्किट। इस करंट में जो इस सर्किट में करंट का फ्लो होगा, और वो करंट अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप को एडजस्ट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा कि यहाँ पर ए बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलने वाला है। और अगर आप अभी हमने कैलकुलेट किया इस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो भी 10 वोल्ट वाली ब्रांच में जब निकाला तो भी 7.5 वोल्ट आ रहा है, और जब हमने 5 वोल्ट वाली ब्रांच में निकाला तो भी 7.5 वोल्ट आंसर आ रहा है। मतलब इन द टू पैरेलल सर्किट, टू पैरेलल ब्रांचेस, definitely there will be equal resistances and the current will be responsible for maintaining the equal value of the resistance। ये एकदम सत्य है कि दो पैरेलल में दो ब्रांचेस अगर हैं, दो सोर्सेज हैं, तो उनका वोल्टेज इक्वल होना ही चाहिए। यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट किया वो करंट ने खुद से किया, यह समझ में आती है। अब एक ऐसे केस में चलते हैं जिसमें हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल कंडीशन की केस लेके चलते हैं। तो मैं कहता हूँ केस नंबर 2, केस नंबर 2 में लेता हूँ। यस सर, अगर केस 1 में इंटरनल रेजिस्टेंसेस अलग अलग है तो सर मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में अपन ने सेम ही अलग कर लीजिए, नहीं वो तो आप अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप सॉल्व कर देगा। वो तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन के लिए 1 ले लिया था। इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए, इसको 0.5 ले लीजिए, वैल्यू फिर भी सॉल्व करेंगे, सेम ही हो जाएगा, सेम ही आएगा, करंट वही कर लेगा सर। हाँ, वो मिलकर करंट का जो एडजस्टमेंट है वो इस तरह से, वो करंट की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी कि जो भी आपको वोल्टेज मिलेगा इस ब्रांच के अक्रॉस और सेकंड ब्रांच के अक्रॉस, वो आपको रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज जो है वो सेम मिलेगा। कैलकुलेट करके देखिएगा, एक नया केस बन गया आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो सेकंड केस में लेता हूँ आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब अगर मैंने आइडियल वोल्टेज सोर्स लिया तो कंडीशन है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, कंसीडरिंग दिस केस। अब अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो मैं फिर से सर्किट ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ कर दिया, और सेम डायरेक्शन में इसकी वैल्यू को मैं ले लेता हूँ 10.1। इसको मैं लेता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर ठीक से लिखता हूँ,
लेट मी ड्रॉ सर्किट। प्लस तो वॉइस लैग कर माइनस, रही है। वॉइस लैग कर रही है, ओके। 10.1 वोल्ट, सिग्नल तो पूरे आ रहे हैं। 10.1 वोल्ट की मैंने एक बैटरी ली यहाँ पर, ठीक है। और ये आइडियल बैटरी है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। और इसके साथ पैरेलल में मैंने एक दूसरा वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट। मतलब ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं लिया, 0.1 वोल्ट का डिफरेंस लिया, केवल 0.1 वोल्ट का डिफरेंस लिया। देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आना चाहिए, इसका आंसर कितना आना चाहिए। व्हाट विल बी द नेट वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। अब अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखने की बात करता हूँ, इफ आई से यू टू राइट द इक्वेशन, देन यू विल राइट द इक्वेशन considering the orientation clockwise, and it will become plus 10.1 minus 10। और अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर करंट, अगर I करंट फ्लो कर रहा है, तो आप लिखोगे कि I की वैल्यू हो जाएगी I will be equal to plus 10.1 minus 10, this is the net voltage divided by resistance R is equal to I। सिंपल फॉर्मूला हमको पता है, I is equal to V divided by R। नेट वोल्टेज इज 10.1 माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाय आर वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ये तो आइडियल कंडीशन है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया, रेजिस्टेंस वैल्यू इज 0। इफ द रेजिस्टेंस वैल्यू इज 0 देन करंट वैल्यू विल बिकम इनफाइनाइट। या रेजिस्टेंस वैल्यू को 10 to 0 करें तो करंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट करंट मींस वेरी वेरी हाई करंट। तो इन सच केस व्हाट विल हैपन, ड्यू टू दिस हाई फ्लो ऑफ द करंट, there will be heating in the circuit and the circuit will get blast। बात समझ में आई है। अगर हम दो वोल्टेज सोर्सेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दें जिनके वोल्टेजेस इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा कि वहां पे हाई करंट की वैल्यू होगी, और हाई करंट की वैल्यू की वजह से वहां पर हीटिंग होगी, और हीटिंग की वजह से सर्किट हमारा ब्लास्ट हो सकता है। दिस इज अ केस नंबर 2। अब आते हैं, कहता है कि अगर केस नंबर 3 लेते हैं तो कैसे कनेक्ट करना चाहिए, प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होना चाहिए कनेक्शन। तो कहता है कि केस नंबर 3 ले लेते हैं। केस नंबर 3, सोर्स इज अगेन आर आइडियल सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स means the internal resistance is 0। so in that case, if we consider here a voltage source having the voltage V, then the second voltage source must have the same potential V, and so that at the terminal A and B the voltage will be equal to capital V volt। ये बात, ये 3 केस जो मैंने अभी बताया, इनमें से किसी को कोई डाउट है अगर बता सकते हैं आप। Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. इस तीनों केस समझ में आ गए, किसी को कोई डाउट तो नहीं किसी केस में? आ गए सर। आ गया ना। तो यहाँ पर V की वैल्यू आप लेंगे तो वो V डिवाइडेड बाई R करोगे तो V भी 10 to 0 हो जाएगा, और R जो है वो भी 10 to 0 हो जाएगा इस तरह से। तो अब आप बोलोगे कि डाउट ये होना चाहिए कि सर आपने एग्जैक्टली सेम की बात करी है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम जो आपने कहा कि वैल्यू होनी चाहिए, हमने प्रैक्टिकल सिचुएशन में, रियल लाइफ में, लैब में या घरों में या कहीं पर भी, जब हम दो बैटरी को, दो वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो अभी स्टार्टिंग में तो हमने दोनों 12 वोल्ट लगा दिए, लेकिन देयर मे बी सम डिफिकल्टी इन वन बैटरी और इन द सेकंड बैटरी। या फिर ये हो सकता है कि एक बैटरी नई है या पुरानी है, या फिर हो सकता है कि हमने मान लिया लेड एसिड बैटरी यूज करी, किसी की लेड की प्रॉपर्टी कुछ और है, किसी की दूसरी है, या फिर किसी का एसिड जो है वो जल्दी डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेशन उसका लूज, बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो ऑल द टाइम ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैंने अपने घर में दो बैटरी रखवाई हुई हैं 150 एम्पियर आवर की और 12 वोल्ट की 18 वोल्ट की बैटरी है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, वो अभी से लगी हुई है, अगले 5 साल या 8 साल के लिए वो काम करेंगे, तो ऑल द टाइम दे विल बी एबल टू मेंटेन द वोल्टेज 12 वोल्ट एट एवरी टाइम। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल आइडियल केस में अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइडियल केस अगर होगा, अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो ही वहां पर हीटिंग होगी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस की ही बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब
बैटरी डिटेरियोरेट होगा तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा। और कई बार आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है सर्किट में, तो हम पहले से ही प्रिकॉशनरी एक रेजिस्टेंस सर्किट लेके चलते हैं, या कुछ वायरिंग हमारे पास होती है उनका कुछ रेजिस्टेंस पार्ट होता है, तो वो जो पार्ट है that adjusts the harmful effect of this parallel connection if there is. So I think this will be okay to you, all of you now. सर Yes. सर इस केस में V10 to भी 0 हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब V10 to 0 इसलिए आप इक्वेशन लिखो ना, यहाँ पे इक्वेशन लिखो आप यहाँ पे प्लस V माइनस V इज इक्वल टू, जब I कैलकुलेट करोगे तब वो ये बताने के लिए, यहाँ पर जो VAB वोल्टेज है वो तो V ही होगा, VAB वोल्टेज तो V होगा, आप कैसे भी निकालो, यहाँ पर प्लस V है, यहाँ पर प्लस V होगा, लेकिन जब आप I कैलकुलेट करोगे तो जो पहले आपके पास एक V की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, क्योंकि अनइक्वल वोल्टेज जब यहाँ पे हम ले रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे 10.1 और 10 ले लिया, यही तो केस था कि अगर अनइक्वल वोल्टेज होंगे तो क्या होगा, तो अनइक्वल वोल्टेज की सिचुएशन को हम, जब ये भी अनइक्वल है लेकिन रेजिस्टेंस है, दैट पार्ट इज ओके। These are the unequal but resistance value is 0, then problem is occurring because of high current. Here the voltage are equal, then due to the equal voltage the AB voltage will be same। लेकिन अब बोलता है करंट की वैल्यू पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, आपने V की वैल्यू अगर कैलकुलेट करो तो 10 to 0 और R की वैल्यू भी 10 to 0 होगी। और ये जो केस है कैसे आएगा, प्लस V माइनस V इज इक्वल टू 0। तो इस केस में इस तरह केस प्रैक्टिकली जो है वो अगर करेंगे ही नहीं, ऐसे केस होंगे ही। इस तरह के केसेस जो है वो प्रैक्टिकली। अब आते हैं अपने केस नंबर 4 पे, एक और केस है उसको मैं जल्दी से बता देता हूँ। केस नंबर 4 इतना सारा डिस्कस किया है, तो हम फिर से आइडियल सिचुएशन लेते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स कंसीडरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 ओम। अब मैंने यहाँ पे किया कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है, प्लस और माइनस मैंने यहाँ पर ले लिया, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट ले लिया, ठीक है। दूसरा वोल्टेज सोर्स जो है वो भी हमारा 10 वोल्ट का है, लेकिन यदि मैं उसकी पोलैरिटी गलत कर दूं, प्लस यहाँ पे कर दूं और माइनस यहाँ कर दूं, मतलब दोनों की पोलैरिटी सेम नहीं है, और इसको मैंने फिर से 10 वोल्ट का ही सोर्स ले लिया, कहता है इस केस में क्या होगा। अभी ये आइडियल सोर्स है, बात समझ में आती है, इक्वल वोल्टेज का सोर्स है, दोनों 10 वोल्ट के हैं, सब कुछ हमारे पास ठीक था, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ द नॉलेज कि कैसे कनेक्शन देना चाहिए, इन्होंने पोलैरिटी जो है वो गलत कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव को निगेटिव के साथ और इस पॉजिटिव को निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट हो गई, इस कंडीशन में कितना वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा। कहता है यदि आप इस कंडीशन में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं आई की वैल्यू, वी कैन कंसीडर द आई हियर। अगर मैं यहाँ पे आई कैलकुलेट करूँ तो कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं निकालता हूँ वोल्टेज, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, इट विल बिकम +10 एंड हियर इट विल आल्सो बिकम द +10। The total voltage of the circuit will become +10 from this voltage source and +10 from this voltage source. Total will be the +20 divided by internal resistance Ri। इसको आप बोलोगे ये वैल्यू 0 है, it will be equal to the current। तो कहता है again the current value will be infinite and there will be the flow of very high current and there will be the heating in the circuit, heating will take place in the circuit। तो कहता है कि ये सिचुएशन भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपने आइडियल वोल्टेज सोर्सेज लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मेंटेन किया हुआ है, लेकिन कनेक्शन के टाइम में आपने पोलैरिटी को गलत लगा दिया अगर, तो उस केस में भी यहाँ पर हाई करंट का फ्लो होगा। तो हमेशा पोलैरिटी को ध्यान में रख के ही कनेक्ट किया जाता है, अदरवाइज वोल्टेज का डिफरेंस आता है। तो ये तो वो डिस्कशन था जो हमने कल हमने जहाँ पे एक क्वेश्चन दे के आपको छोड़ा था कि हमें नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ना है, इसको देखना है, तो वहां तक आते हैं। अब आते हैं अपने यूनिट नंबर 2 पे, अपने सर्किट वाले पार्ट पर आते हैं जिसको हम आगे बढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी ये हमने कर लिया है। अब आते हैं एक आर एल सर्किट, तो केस लेते हैं आर एल सीरीज सर्किट, कंसीडरिंग ए आरएल सीरीज सर्किट। आरएल सीरीज सर्किट हमने लिया और सप्लाई इसमें वही देंगे जो अभी तक हम देते आ रहे हैं। मतलब कहने का कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है V, इस वोल्टेज सोर्स की जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, हमने इसी इक्वेशन को हमेशा कंसीडर किया था R, L और C में, वही सेम इक्वेशन यहाँ पर।
अब इस सप्लाई सोर्स को हमने किसमें इनपुट दे दिया, वी आर प्रोवाइडिंग दिस वोल्टेज टू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, आरएल सीरीज सर्किट। ये आरएल सीरीज सर्किट, अभी इसके पहले कोई बता सकता है इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? क्या कोई बता सकता है इस आरएल सीरीज सर्किट का प्रैक्टिकल? चोक कॉइल सर, चोक कॉइल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही सुनना ही चाहता था, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करे हैं चोक कॉइल के, और वहां पे हमने देखा था कि चोक कॉइल इज द एग्जांपल ऑफ द सर्किट व्हिच इज हैविंग ए रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इंडक्टेंस एल। अब हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, सबसे पहला काम हमने किया था कि हमने इक्वेशन लिखी थी किसकी, करंट की। तो करंट की इक्वेशन को लिखने के पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज कंसीडर करते हैं। दिस विल बी द वोल्टेज वी आर, मैं इसको नाम देता हूँ, दिस इज द वोल्टेज वी आर, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस आई हैव गिवन इट टू द नेम एज वी एल, दिस इज द वी एल वोल्टेज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी है हमारे पास कि हमको ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम। अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना हमने सीख लिया, जस्ट वेट। तो am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, केस कंसीडर करते हैं कि हमें फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे सीरीज सर्किट के लिए? तो कोई भी सर्किट सीरीज में अगर है आपके पास, आरएल सीरीज है या आरसी सीरीज है, आरएलसी सीरीज है, या फिर दो रेजिस्टेंस लगे हैं, एक इंडक्टर लगा है, कोई भी सर्किट जिसमें सीरीज में एलिमेंट्स कनेक्टेड है, उनका फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का क्या तरीका है वो बताते हैं। सीरीज में आपके पास करंट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो अलग अलग हो जाएगा। वो यहाँ पे दिख भी रहा है कि जो आपने करंट यहाँ पर आई एज्यूम किया हुआ है, दिस इज द करंट आई। अब ये आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, यही सेम आई करंट रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो कर रहा है, वही इंडक्टर के क्रॉस। तो करंट विल रिमेन सेम फॉर दीज टू एलिमेंट, बट दिस वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज इज डिफरेंट। ये वोल्टेज का एक पार्ट यहाँ वी आर में चला गया और इसी का एक पार्ट यहाँ पर वी एल बन गया। तो जब ड्रॉ करते हैं जरा फेजर डायग्राम, तो कहता है अगर मैं वी आर और यहाँ पर ड्रॉ करूँ फेजर डायग्राम, दिस इज करंट आई हियर एंड अगेन द करंट आई, तो कहता है ये एक प्योर रजिस्टर है, इतना पार्ट जो है प्योर रजिस्टर है। और इस प्योर रजिस्टर के लिए अगर मैं ड्रॉ करूंगा फेजर डायग्राम, तो कुछ इस तरह से आएगा कि वोल्टेज आपने यहाँ पर ले लिया वी आर, और इसके साथ सेम फेज में करंट होगा आई इन द केस ऑफ ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये बात ठीक है? इन द केस ऑफ ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वी आर और आई सेम फेज थे, उसके लिए मैंने यहाँ पर फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। कोई डाउट तो नहीं इसमें? इंडक्टर वाले केस में क्या होगा? इन द केस ऑफ इंडक्टर, current lagging behind 90 degree. VL करंट विल लैग बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल ले लिया, करंट को लैग कर गया। ठीक है, अब कहता है कि फेजर डायग्राम 1 और फेजर डायग्राम 2 में जो कॉमन क्वांटिटी है वो करंट है, तो करंट को सेम एक्सेस में होना चाहिए। फर्स्ट वाले डायग्राम में जो करंट है वो एक्स एक्सेस की ओर दिख रहा है, और सेकंड वाले फेजर डायग्राम में जो करंट है वो नेगेटिव वाई एक्सेस में। तो हम इनको सेम एक्सेस पे लाना है। तो कहता है कि इस वाले फेजर को मैं जरा रोटेट कर देता हूँ। कैसे रोटेट किया? कहता है इसको थोड़ा सा रोटेट किया, इतना रोटेट किया कि करंट जो है वो किस एक्सेस में आ जाए, एक्स एक्सेस में आ जाए। क्यों एक्स एक्सेस में? क्योंकि पहले वाले में ये करंट जो था वो एक्स एक्सेस में था। कहता है अगर मैं करंट को यहाँ ड्रॉ करूंगा तो वोल्टेज जो है वो कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, दिस विल बी द वोल्टेज वी एल वोल्टेज। और इन दोनों ही फेजर डायग्राम सेम है, दोनों में टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ दिखने का डिफरेंस है। अगर आप देखें दो जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, तो VL के रिस्पेक्ट में आई लैग कर रहा था पहले केस में भी, और जो दूसरा मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया वहां पर भी VL के रिस्पेक्ट में करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री से। ठीक है, तो दोनों फेजर ठीक है। अब मुझे ड्रॉ करना है रिजल्टेंट फेजर, क्योंकि हमारा कंप्लीट सर्किट जो है, द कंप्लीट सर्किट इज हैविंग द रेजिस्टेंस एज वेल एज द इंडक्टेंस। कहता है अब पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ रिजल्ट, मैं हेडिंग ही दे देता हूँ रिजल्टेंट फेजर। What will be the resultant phasor? सबसे पहले आपने
चलिए इंडक्टर का ड्रॉ कर लेते हैं। इंडक्टर वाला जो फेजर है आई है और यहाँ पे कहीं आपको मिल रहा है VL, आपने इसको यहाँ ड्रॉ कर लिया। ये हो गया इंडक्टर वाला फेजर डायग्राम। फिर कहता है कि दूसरा जो फेजर डायग्राम आपके पास है वो है रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस में करंट तो करंट के साथ ओवरलैप कर गया, आपने इसको यहीं पे ड्रॉ कर दिया। लेकिन VR जो है वो इसी करंट वाली लाइन में आगे जाकर कहीं यहाँ पर है, दिस इज द वोल्टेज VR। ये दोनों फेजर डायग्राम को मिला करके हमने एक नया फेजर डायग्राम बना दिया। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट होगी इस फेजर डायग्राम की। वो कैसे करेंगे? अब कहता है कि VR और VL, VR जो यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस है और VL जो इंडक्टेंस के अक्रॉस है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो V है। तो कहता है ले लेते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट। तो VL से आपने यहाँ पर एक लाइन लिया और यहाँ पर आपने VR से एक लाइन को ड्रॉ किया, और दोनों जिस पॉइंट पे जाकर के मिलते हैं उस वाले पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट से आपने ला करके ज्वाइन कर दिया, कुछ इस तरह से। ये वोल्टेज क्या होगा? V वोल्टेज। दिस इज द सप्लाई वोल्टेज V विच इज द रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VR, एंड दिस इज द एंगल थीटा। और यहाँ पे V को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं? समझ में आ गया? यस सर, आ गया। यस सर। अब अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखूं, करंट की इक्वेशन मतलब दिस इज द करंट I, और ये क्या है? वोल्टेज V है। तो वोल्टेज की इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी गई है, V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब हमें करंट की इक्वेशन लिखनी है, I की इक्वेशन। तो यहाँ पर जो मैंने I ड्रॉ किया, दिस इज द करंट I, ये है करंट आपके पास I, और ये आपके पास क्या मिल रहा है? वोल्टेज V। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट I लैग कर रहा है या लीड कर रहा है? कोई बता सकता है? वेरी गुड। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट अगर लैग कर रहा है तो करंट की इक्वेशन क्या होगी? I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी। लैग के लिए हम क्या लिख देंगे? माइनस थीटा। थीटा एंगल से लैग कर रहा है तो हमने लिख दिया माइनस थीटा। ये हो गई करंट की इक्वेशन इन द केस ऑफ RL सर्किट। और आप यहाँ बोलोगे कि यहाँ पर थीटा एंगल क्या होगा? थीटा एंगल डिपेंड करेगा वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड पर। IM की वैल्यू क्या होगी? IM विल बी VM की जो वैल्यू आपके पास होगी डिवाइडेड बाय Z वैल्यू, वेयर Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इसके फॉर्मूले हमने कल देखे थे, एक बार फिर से अभी हम इसको डेराइव भी कर देंगे। तो जितना मैंने अभी तक बताया है, मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई डाउट होगा। अगर है तो अभी पूछ लें, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम फेजर डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गया। अच्छा, फेजर डायग्राम की थोड़ी सी अगर एनालिसिस करी जाए तो फेजर डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया वो कुछ इस तरह से आया। अगेन आई एम ड्राइंग द फेजर डायग्राम एंड द फेजर डायग्राम इज लाइक दिस कि इन द केस ऑफ ए RL सर्किट, जो सप्लाई वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में करंट जो है वो किसी एंगल थीटा से यहाँ पर लैग कर रहा है। इस तरह से जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, V के रिस्पेक्ट में करंट लैग कर रहा है थीटा से, तो मैंने यहाँ सिंपल ड्रॉ कर दिया कि दिस इज द वोल्टेज V एंड करंट इज लैगिंग विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज V बाय एन एंगल थीटा। ये रिजल्ट आ गया। अब अगर मैं सर्किट को देखूं, अगर ये प्योर रजिस्टर होता जिसमें इंडक्टर नहीं होता तो V और I सेम फेज में होते। अगर ये प्योर इंडक्टर होता तो करंट क्या होता? 90 डिग्री लैग कर रहा होता। कहता लेकिन ये RL सर्किट है, तो RL सर्किट का मतलब ये है कि ना तो एंगल 0 डिग्री मिलेगा V और I के बीच में, ना तो करंट वोल्टेज पे ओवरलैप करेगा, और ना ही एंगल 90 मिलेगा। तो ये थीटा एंगल डिपेंड करेगा कि 0 से 90 के बीच में इसकी कुछ वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या होगी? वो डिपेंड करेगी इन एलिमेंट्स की वैल्यू पे कि वो R और L की वैल्यू कितनी दी है। अगर मैं यहाँ पे थीटा के लिए लिखूं तो थीटा वैल्यू विल बी हायर देन 0 डिग्री एंड इट्स वैल्यू विल बी लेस देन 90 डिग्री। ये स्टेटमेंट सभी को समझ में आता है? यहाँ पर अगर मैं इक्वलिटी लगा दूं तो क्या सही है? यहाँ पर इक्वलिटी है? नो सर। अगर ये बात समझ में आ गई तो मतलब सब समझ में आ गया, क्योंकि इक्वलिटी लगाने का मतलब ये, बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, जब मैं बोलूंगा तभी अनम्यूट हो जाना। तो जब मैं अगर मैं बात करता हूँ इक्वलिटी, अगर मैं लगा देता हूँ इक्वलिटी थीटा, अगर मैं 0 के साथ अगर मैं इक्वलिटी लगाता हूँ तो थीटा इज इक्वल टू 0 होते ही वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो जाएगा।
और थीटा इज इक्वल टू 90 होते ही प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। अब ये वैल्यू 0 से 90 के बीच में जो है 0 की तरफ कब टेंड करेगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी। इफ द सर्किट इज हैविंग आर एंड एल बोथ वैल्यू एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत डोमिनेटिंग है या हाई है तो जीरो वैल्यू जो होगी वो 0 के नियर होगी। और अगर यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस, देन द थीटा विल बी नियर टू। सर सुनाई नहीं दे रहा सर, ग्लिचिंग हो रही है। किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? दे रहा है सर, डिस्टरबेंस हो रहा है सर। तो अब अच्छा डिस्टरबेंस, ऑल आर रिक्वायर्ड टू म्यूट योरसेल्फ। सभी से मेरी दरख्वास्त है कि वो म्यूट कर लें। रोल नंबर 11053 कौन है? शेख, क्या नाम है? शेख इलियान मोहम्मद। सर आप म्यूट कर सकते हैं उसको। हम म्यूट कर सकते हैं उसको, खुद ही कर लेगा तो अच्छा रहेगा। अभी स्क्रीन दिख रहा है, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? यस सर। यस सर। ओके। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर हमारे पास सर्किट में डोमिनेटिंग वैल्यू रेजिस्टेंस की होगी तो एंगल 0 की ओर टेंड करेगा। डोमिनेटिंग वैल्यू अगर इंडक्टेंस की होगी, एक्सएल की होगी, तो वो 90 की ओर टेंड करेगा। यहाँ तक कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब आते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलेटेड, दैट इज द वोल्टेज ट्रायंगल। उसको ड्रॉ करते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल। वोल्टेज ट्रायंगल कैसे ड्रॉ किया जाएगा? कहता है कि यहाँ पर जितना भी हमने फेजर ड्रॉ किया है उसमें हम केवल वोल्टेज को के वेक्टर्स को उठा करके ज्वाइन करेंगे। कहता है वी आर जो आपके पास वेक्टर है वो एक्स एक्सेस पर है, वी एल जो है वो वाई एक्सेस पे, और फिर आपने रिजल्टेंट लिया। मींस वी आर और वी एल के बीच में जो एंगल बन करके यहाँ पे आ रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन के आ रहा है। कहता है इसी बात को, इन्हीं वेक्टर्स को उठा करके हम ड्रॉ करेंगे वोल्टेज ट्रायंगल। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मैं वी आर लेता हूँ यहाँ पर, वी आर की, चलिए मैं कलर अभी ध्यान नहीं रखता हूँ। दिस इज द वी आर। वी एल कहीं पे 90 डिग्री पे था तो मैं वी एल को प्लॉट करता हूँ यहाँ पर। दिस इज वी एल। और रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी एल, क्योंकि दो एलिमेंट है, जो रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी एल विल बी द सप्लाई वोल्टेज वी। जब इसका रिजल्टेंट हम यहाँ पे लेंगे, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर जो आएगा दिस विल बी द वोल्टेज वी। यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये एंगल जो होगा ये थीटा एंगल होगा, ये वही पावर फैक्टर एंगल है थीटा। थीटा को यहाँ पे हम ले सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, मीन्स वी एल बाई वी आर भी इसको ले सकते हैं। वोल्टेज ट्रायंगल का जो प्लॉट किया गया है उसका जो रीजन है वो अभी सामने समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट प्लॉट करते हैं यहाँ पर इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल देखते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है। जो वोल्टेज ट्रायंगल मैंने प्लॉट किया, अगेन आई एम प्लॉटिंग द सेम वोल्टेज ट्रायंगल। द वी आर इज गिवन हेयर, वी एल इज गिवन हेयर एंड सप्लाई वोल्टेज वी इज गिवन हेयर एंड दिस एंगल इज थीटा। कहता है वी आर को हम लिख सकते हैं आई इंटू आर, जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो कहता है वी आर जो वोल्टेज होगा इट विल बी आई इंटू आर, और VL को हम ले सकते हैं I इंटू एक्सएल। I इंटू एल तो नहीं ले सकते, लेकिन एक्सएल हमें पता है इम्पीडेंस है, तो VL विल बी I इंटू एक्सएल। लिख देते हैं इसको। तो VR को लिख दिया I इंटू आर, VL को लिख दिया I इंटू एक्सएल। ठीक, और V को हम सप्लाई वोल्टेज है, सोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो पूरे सर्किट को प्रोवाइड कर रहा है, तो कंप्लीट सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है उसे हम Z बोलते हैं। इसको हम ले सकते हैं I इंटू Z। तीनों में क्योंकि I है तो तीनों के I को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने VR को I से डिवाइड किया, VL को I से डिवाइड किया और V को भी I से हम डिवाइड करेंगे तो एक नया ट्रायंगल यहाँ पे बन करके आएगा
जिसमें आई कैंसिल आउट हो गया तो बचा रेजिस्टेंस, यहाँ पर बचा एक एक्स एल वैल्यू इंडक्टेंस से करस्पॉन्डिंग इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक वैल्यू आपको यहाँ मिलती है जो कि जेड वैल्यू होगी। तीनों करंट कैंसिल आउट हो गए और ये एंगल क्या हो गया, थीटा डिग्री फिर से आ गया। इस तरह के ट्रायंगल को हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। और ये इम्पीडेंस ट्रायंगल फिर से वही फॉर्मूले लेकर के आएगा जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अगर मैं थीटा की बात करूं या कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू आर बाई जेड, जो फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ पर जस्टिफाई करेगा एंड दिस विल बी नोन एज द इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसमें किसी को डाउट तो नहीं? ओके। अब आते हैं पावर ट्रायंगल में। अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है पावर ट्रायंगल। ये तो डेफिनेटली आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लैब में थोड़ा सा सीखा है। फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ वही सेम वोल्टेज ट्रायंगल कि आपके पास यहाँ पर वोल्टेज है वी आर, एक आपके पास है वी एल वोल्टेज, और एक रिजल्टेंट है आपके पास यहाँ पर वी। ये एंगल फिर से थीटा ले लेता हूँ। कहता है अब की बार मैं इन सभी में करंट आई से मल्टीप्लाई करता हूँ। जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा था आई करंट, सबके साथ मैंने उस करंट आई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। V इंटू आई, वी एल इंटू आई एंड वी आर इंटू आई। और V इंटू आई को हम एक फॉर्मूला बोलते हैं, वो होता है फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला। तो कहता है कि अगर मैं इसके लिए पावर को डिफाइन करूं तो पावर, दिस विल बी द पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस वी आर इंटू आई। VR is the voltage across resistance and I is the current flowing across the resistance. Then VR into I will be the power of the resistance. कहता है इस पावर को हम P लिख देंगे यहाँ पर। फिर कहता है VL into I, VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इंडक्टर, और इसको आपने I से मल्टीप्लाई किया तो VL into I। ये क्या होगा, दिस विल बी द पावर ऑफ इंडक्टेंस, तो दिस विल बी द Q पावर। इसको हमने रिएक्टिव पावर से डिफाइन किया। और जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का V इंटू आई, जो सप्लाई से जो पावर आ रही है उसको हम डिनोट करेंगे S से। और ये एंगल अभी भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा। एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से एंगल पे चेंज नहीं होता है, केवल वेक्टर की लेंथ चेंज हो रही है। आप करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको तीन पावर निकल करके आएंगे। एक आपको पावर का नाम निकल करके आया पावर P। इस पावर को हम बोलते हैं रियल पावर, दिस इज द रियल पावर। या फिर इस पावर को हम बोलते हैं एक्टिव पावर, एक्टिव पावर। इसको हम वॉट पावर भी बोलते हैं, वॉट पावर। एक पावर आपको मिला Q, Q इज द रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। एंड व्हाट इज S, S का नाम दिया गया एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, मैंने एक्सप्लेन किया। तो P इज द पावर विच वी आर गेटिंग अक्रॉस द रेजिस्टेंस R फॉर ए प्योरली रेजिस्टेंस। Q is the power which is the reactive power which we are getting across the inductive element L, and S is the power of the circuit, means the inductive element as well as we are considering the resistive element. So considering both the element we are having a net power which is the S power. अब इन पावर की मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो पावर के फॉर्मूले क्या यहाँ पर होंगे, एस की यहाँ पे V इंटू आई लिखा हुआ है, तो एस को मैं यहाँ लिख देता हूँ V इंटू आई, सप्लाई वोल्टेज V और करंट यहाँ पर जो थी I। तो अब कहता है कि अगर मैं P के लिए फॉर्मूला लिखूं तो P विल बी द S cos थीटा। S का एक कंपोनेंट होगा जो आएगा S cos थीटा, जिसको हम P के इक्वल कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ P विल बी इक्वल टू S cos ऑफ थीटा। और अगर मैं Q की बात करूं, रिएक्टिव पावर की बात करूं, तो Q विल बी द कंपोनेंट S sin थीटा। यहाँ पे मैं Q को लिख देता हूँ, Q विल बी द S sin ऑफ थीटा। S की वैल्यू मैंने यहाँ क्या पुट करी, कहता है S इज सिंपली नथिंग बट जो हमारे पास सप्लाई से हमने वोल्टेज दिया और जो सप्लाई से हमने करंट प्रोवाइड किया, क्योंकि जब हम सप्लाई वोल्टेज देंगे तो करंट और वोल्टेज हमको दोनों पता होंगे, तो वो V इंटू आई है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देन इट विल बी V इंटू आई cos थीटा। एनी डाउट, कुछ पूछना है क्या? V इंटू आई साइन थीटा।
तो P की वैल्यू आती है वी आई कॉस थीटा और Q की वैल्यू आती है वी आई साइन थीटा और S की वैल्यू हम सबको पता है कि ये वैल्यू क्या है V इंटू आई। तो दीज आर द थ्री फॉर्मूला। पावर की यूनिट क्या होती है, डब्ल्यू पी की पावर यूनिट होती है वॉट, क्यू की यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव और इसकी यूनिट होती है सिंपली वोल्ट एम्पियर। ये हमने एक्सपेरिमेंट अपनी लैब में किया था और हमने वहां पर चोक कॉइल कंसीडर किया था, उसके लिए हमने पावर मेजर किया था, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर और पावर फैक्टर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए थे। तो इतने टर्म जो मैंने अभी बताए, इनमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स भी हमने कुछ फॉर्मूला बेस में बता किए थे। सर पर अपन ने वहां पे तो वीआरएमएस वैल्यू ली थी ना? हाँ, वीआरएमएस वैल्यू ही लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो इक्वेशन बन के आ जाएगी। जब उसी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो वो आरएमएस वैल्यू भी आएगा। उसका डेरिवेशन तो हम पहले कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होंगी बेसिकली, मैं लिख भी देता हूँ, उससे कंफ्यूजन ना हो। दिस विल बी द वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस थीटा, दिस विल बी द वी आरएमएस आई आरएमएस साइन थीटा, दिस विल बी द वी आरएमएस इनटू आई आरएमएस। अभी तो इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन लिखी, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज पी, क्यू एवरेज और ये हो जाएगा एस एवरेज। जब आप एवरेज पावर की बात करोगे तो यहाँ पर एवरेज पी, एवरेज क्यू, एवरेज एस will become equal to V RMS I RMS cos theta, V RMS I RMS sin theta and V RMS I RMS, इस तरह से। Yes, any other question? सर Yes. सर जो सर्किट का डोमिनेंस होगा वो एक्सेल और मतलब एक्सेल और आर पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल, एक्सेल और आर पे डिपेंड करेगा सर्किट का डोमिनेंस। देखिए अब अगर हम फिर से रियल वर्ल्ड पे आते हैं तो ये सर्किट आपको कहाँ मिलेंगे। हमने चोक कॉइल देखा था, उसके अलावा मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मशीनरी है वो मोटर है। कितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं सब में मोटर्स यूज हो रही हैं और वो मोटर जो है वो इंडक्शन मोटर, आप कभी भी जाकर के देखिएगा तो आपको इंडक्शन मोटर मिलेगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज हो रही है। घरों में जो हम यूज कर रहे हैं फैन में, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज कर रही है। इंडक्शन मोटर की वर्किंग के लिए हमें जो एलिमेंट चाहिए होता है वो एलिमेंट चाहिए होता है इंडक्टर। अब इंडक्टर हमें चाहिए तो हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारी जो चाहत होती है, जो हमारी ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं सर्किट प्योरली इंडक्टिव बन जाए, लेकिन प्योरली इंडक्टिव बनता नहीं है। रियल कंडीशन में थोड़ा रेजिस्टेंस भी उसमें एग्जिस्ट करता है, तो सर्किट बनता है आरएल सीरीज सर्किट। और जिसमें प्रैक्टिकली हमको ये पता है क्योंकि हमें इंडक्टेंस की वैल्यू है, हमने इंडक्टिव सर्किट डिजाइन किया है, तो इंडक्टिव पार्ट काफी ज्यादा होता है और रजिस्टिव पार्ट जो होता है काफी कम होता है। अगर प्योर इंडक्टर हो जाए, वही मोटर जब प्योर इंडक्टर अगर डिजाइन करी जाए तो एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन वो एंगल 90 होता नहीं है, वो एंगल क्या होता है 90 से थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरह से सर्किट हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं रियल वर्ल्ड में। तो आपका क्वेश्चन था कि वो डोमिनेंस डिपेंड करेगा सर्किट एलिमेंट पे। डेफिनेटली वो डोमिनेंस डिपेंड करेगा सर्किट एलिमेंट पे, वो आर है या फिर वो एल है। Any other question, any other doubt in this regard? तो सर वो मोटर लोड हो जाती है ना, लोड बोल सकते हो उस मोटर को? मोटर लोड, जो सप्लाई को रिसीव कर रहा है वो लोड है। ओके सर। है ना, जो भी सप्लाई को रिसीव करके अपने ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है वो क्या है, वो लोड है। अब देखो, अभी जब मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं सोर्स हो गया और आप रिसीव कर रहे हो तो आप लोड हो गए। लेकिन जब आप किसी और को ज्ञान दोगे तो उस केस में आप सोर्स बन जाओगे और वो जो रिसीव करेगा वो लोड हो जाएगा। इस तरह से चलता रहता है। इसमें किसी और को कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें आगे मूव करें। तो कंसीडरिंग देयर इज नो डाउट, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, हमें जो नेक्स्ट सर्किट देखना है वो है आरसी सीरीज सर्किट। इसका मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है, प्रैक्टिस है, करिएगा, मुझे उससे पूछेगा। तो मैं लिख देता हूँ आरसी सीरीज सर्किट, लिखता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद क्या क्या कैलकुलेट करना है वो मैं आपको लिख करके छोड़ देता हूँ। ये हो गया आपके पास सोर्स, इसके बाद आपने लगाया एक रेजिस्टेंस और एक आपकी बार लगा दिया कैपेसिटेंस सी। ये हो गया आपके पास वोल्टेज V। इस V की इक्वेशन को फिर आपको कंसीडर करना है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। रेजिस्टेंस की वैल्यू R, C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू C, करंट फ्लो कर रहा है I। रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको एक वोल्टेज ज्यूम करना होगा VR और यहाँ पर एक वोल्टेज होगा VC वोल्टेज। इस तरह से आपको पहला काम क्या करना है, जो मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले आप क्या करोगे, वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मतलब रिजल्टेंट फेजर। जब आप रिजल्टेंट फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसके बाद आपको वहां पर पावर फैक्टर वगैरह मिलेगा। पावर फैक्टर क्या होगा वो, एंड
करंट इक्वेशन आपको वहां पर लिखनी होगी। थर्ड हमारे पास क्या था, फिर हमने ड्रॉ किया था वोल्टेज ट्रायंगल। नेक्स्ट यू विल ड्रॉ द वोल्टेज ट्रायंगल। देन फोर्थ यू विल हैव टू ड्रॉ द impedance triangle। 4 and 5 you will have to draw the power triangle and 6 the definition power equation। तो एक तरह से ये 6 क्वेश्चंस का एक छोटा सा असाइनमेंट आपके पास हो जाता है, जिसको आज आपको प्रैक्टिस करना है। और एक कल क्वेश्चन मैंने कल दिया था 3 वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करके रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने वाला, वो भी आप शायद किया होगा। तो जिस तरह से हमने जो प्रोसीजर हमने यहाँ फॉलो किया है आरएल सीरीज के लिए, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसकी हेल्प को लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। और एक आरसी सीरीज सर्किट के लिए सारी वैल्यूज को आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। हो जाएगा इतना? सर एक बार दिखा दीजिए। ये तो आपके पास शेयर करूंगा ना मैं। ओके सर। इसको शेयर करूंगा, आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं, उसमें शेयर करूंगा आप लोग के साथ, आप देख लीजिएगा। तो आप बताते ना, मैं खुद सामान लेकर आ जाऊंगा प्लास्टिक वाला। नेक्स्ट आते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें आर भी है, एल भी है और सी भी है। शायद आपने 12th में इसको पढ़ा होगा। तो मैं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम। वी आर हैविंग द वोल्टेज सोर्स हियर and I am considering a resistance R here, a inductance L here, and a capacitance value C here. This is the circuit. वोल्टेज सोर्स हमने फिर से वही वोल्टेज लिया, V is equal to Vm sin of ओमेगा t। R के अक्रॉस हम वोल्टेज अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, VR वोल्टेज। L के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने ले लिया VL वोल्टेज। और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VC वोल्टेज। कुछ इस तरह से करंट जो यहाँ पर फ्लो होगा वो करंट होगा I करंट। अब हमें इसके लिए सबसे पहले ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 1 by 1 सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ फेजर फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो फॉर दिस केस व्हाट विल हैपन, वोल्टेज हमने अज्यूम किया VR, इसके साथ सेम फेज में करंट होगा I करंट। अगर मैं इंडक्टर के लिए ड्रॉ करता हूँ तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है। तो मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा सबसे पहले वोल्टेज VL वोल्टेज एंड करंट I इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। थर्ड मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ यहाँ पर कैपेसिटेंस के लिए। तो कैपेसिटर के लिए ड्रॉ करूंगा तो हम सबको पता है कि वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, दिस इज द वोल्टेज VC, करंट इज लीडिंग, करंट I इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इस तरह से हमारा रिजल्ट आया। अब हमको ड्रॉ करना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना होगा, तीनों में करंट कॉमन है तो करंट को सेम एक्सेस में लेकर के आएंगे। जब करंट को सेम एक्सेस में लेकर के आएंगे तो इंडक्टर वाला डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा कि करंट कहीं यहाँ पर हो गया I, और VL जो है वो कहीं यहाँ पर हो जाएगा VL। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है। कैपेसिटेंस वाले डायग्राम में जब हम ड्रॉ करेंगे तो कहता है कुछ इस तरह से होगा कि करंट को जब हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो करंट विल कम हेयर I। इस केस में VC जो है कहीं यहाँ पे चला जाएगा नेगेटिव Y एक्सेस में VC, तो करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट 90 डिग्री लीड कर रहा होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? सबको समझ में आ गया होगा? नो सर। ओके गुड। तो अब हमें रिजल्टेंट फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले केस में अगर देखें तो करंट हमारे पास एक्स एक्सेस में, यहाँ पर सेकंड केस में करंट एक्स एक्सेस में, थर्ड केस में करंट एक्स एक्सेस में। ऐसा क्यों किया सबको समझ में आता है, क्योंकि हमारे पास इन तीनों फेजर डायग्राम में करंट कॉमन वैल्यू थी और वोल्टेज चेंज हो रहे थे, तो हमने सबको करंट को सेम एक्सेस पे लिया है। अब ड्रॉ करते हैं रिजल्टेंट फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले करंट को ही ड्रॉ कर लेते हैं। करंट हमारे पास ये है एक्स एक्सेस में I करंट, VR जो वोल्टेज है वो यहाँ पर करंट के साथ सेम फेज में है। VC की बात करते हैं थर्ड वाले डायग्राम से, तो VC जो है वो कहीं यहाँ पर है। somewhere here we will get the value of VC, diagram VC, and somewhere here we will get the VL। पर ये एंगल जो है वो एंगल होगा 90 डिग्री
और ये एंगल जो है वो भी कितना होगा 90। ये होगा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम एक रिजल्टेंट वोल्टेज निकालें कंसीडरिंग VR, VL और VC, इन तीन वैल्यू को लेकर के हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकालें। तो इस डायग्राम में रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, कोई बता सकता है? What will be the resultant voltage considering this phasor diagram? VR सर VR ही होगा। VR ही होगा। तो here we can take the three cases. Case number 1, VR is sorry, आपने जो VR बोला मैं समझ गया आपने किस तरह से बोला, आपने VL और VC को कैंसिल आउट कर दिया। तो मैं यहाँ पे केस लेंगे, if VL is greater than VC. केस नंबर 2, if VL is less than VC, and case number 3, if VL is equal to VC. ये हो गया। आपने जो केस कंसिडर किया वो आपने ऐसा अज्यूम किया कि VC और VL दोनों इक्वल हैं और ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा केवल VR वोल्टेज। तो आपने थर्ड नंबर केस को बताया था। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर ऐसा मैंने 3 केस क्यों लिखे, अब हमारे पास VL और VC को अगर आप देखें तो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज VL है और कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज VC है वो दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, मतलब एकदम विपरीत दिशाओं में। तो पहले हमें उन्हीं लोगों की समस्याओं को सुलझाना होता है जिनकी विचारधाराएं बिल्कुल नहीं मिल रही होती है, बिल्कुल ही एक दूसरे से उल्टा चल रहे होते हैं। तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा डोमिनेंट है। तब ये तो हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया इसमें हमने कोई भी कंडीशन कंसीडर करी ही नहीं कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है वो डोमिनेटिंग है या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस। तो कहता है बात अगर VL और VC की कर रहे हैं, VL और VC को पहले अगर निपटाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि VL और VC में किसकी वैल्यू, किसकी बात को रखा जाए। तो कहता है जिसकी बात सही होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी की बात को रखना पड़ेगा। तो 3 केस लिए, पहला हमने कंसिडर किया कि VL इज ग्रेटर देन VC, मतलब VL की जो बात है उसमें दम है या VL में दम है, VL इज ग्रेटर देन VC। सेकंड केस हमने कहा कि VC इज ग्रेटर देन VL, और थर्ड हमने केस में कहा कि दोनों इक्वल वैल्यू रखते हैं, दोनों के पास इक्वल कैपेसिटी है, तो हमने VL इक्वल टू VC। 1 बाय 1 हम ड्रॉ करेंगे सारे फेजर डायग्राम। तो हम केस नंबर 1 को लेते हैं। केस नंबर 1 कहता है कि VL वैल्यू इज ग्रेटर देन VC वैल्यू। इफ VL इज ग्रेटर देन VC, इस वाले केस में यहाँ पे क्या होगा कि नेट जो वोल्टेज बनेगा दैट विल बी VL माइनस VC और डायरेक्शन होगी उसकी अपवर्ड। VL और VC दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद अगर आपको डाउट हो तो पूछेगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि VL माइनस VC आपको एक यहाँ पर मिलेगा वोल्टेज VL माइनस VC इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम करंट में तो कोई चेंज कर ही नहीं रहे हैं तो करंट यहीं पर होगा, और इसके साथ सेम फेज में आपको वोल्टेज मिलेगा VR वोल्टेज। या इस कंडीशन के लिए, केस 1 वाली कंडीशन के लिए जो मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है, ये आपको समझ में आता है? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ओके, किसी को डाउट नहीं है। तो मैं केस नंबर 2 लेता हूँ। केस नंबर 2 है VC इज ग्रेटर देन VL। व्हेन आई एम कंसीडरिंग VC ग्रेटर देन VL, उस कंडीशन में जो फेजर आएगा कहता है करंट तो इसी डायरेक्शन में ही होगा, VR में कोई दिक्कत नहीं है। अब VC ग्रेटर देन VL है तो मतलब हमें VC की डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, और VC की जो डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी, और जो नेट वैल्यू आएगी दैट विल बी VC माइनस VL वैल्यू। अब अगर मैं इसके लिए रिजल्टेंट ड्रॉ करना चाहूंगा, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ रिजल्टेंट इस केस के लिए। तो कहता है नाउ द रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी द V, एंड V विल हैव द वैल्यू V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू। यहाँ पर सेकंड वाले केस में अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ रिजल्टेंट वोल्टेज, तो किस तरह से आएगा, कुछ यहाँ पर आप रिजल्टेंट लेंगे VR और VC माइनस VL का, और यहाँ पे अगर ज्वाइन करेंगे देन वोल्टेज V विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों के मैग्नीट्यूड में का आंसर सेम आएगा, मतलब इस वाले में आप देखेंगे तो भी अगर वैल्यू सेम अगर लेके चलते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, केवल आपको कि VR अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC लिखो या VC माइनस VL लिखो, स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू निगेटिव की पॉजिटिव हो ही जानी है। अब मेन चीज है यहाँ पर लीडिंग और लैगिंग कंसेप्ट, वो कैसे पता चलेगा देखिएगा। यहाँ पर जो रिजल्टेंट वोल्टेज आपने V ड्रॉ किया और रिजल्टेंट करंट जो I आपने प्लॉट किया, उन दोनों के बीच एंगल जो बन रहा है थीटा,
इसको देख करके अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि करंट विल लैग द वोल्टेज बाय एन एंगल थीटा। और यहाँ पर आपने जो रिजल्टेंट वोल्टेज V प्लॉट किया और यहाँ पर जो करंट आपने प्लॉट किया हुआ है, इसकी हेल्प से आप बोलेंगे कि नाउ द करंट इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ थीटा। तो अगर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट इज लैगिंग विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ये इसका स्टार पॉइंट हो गया। इस वाले केस में मैं लिख देता हूं करंट इज लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। यहां पर करंट आपका लैग कर रहा है और सेकंड केस में करंट लीड कर रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है, आपने पहले ही बोला, अगर आपने कहा कि यहाँ पर VL इज ग्रेटर देन VC, VL ग्रेटर देन VC है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ZL, इसको मैं थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लेट हो जाएगी। आप इसको ऐसे लिखिए, सॉरी, इसको आप ऐसे लिखिए, VL को आप लिख दीजिए I इंटू XL और ग्रेटर देन VC को आप लिख दीजिए I इंटू XC। I से I को कैंसिल आउट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा XL ग्रेटर देन XC। अगर XL ग्रेटर देन XC है मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है इसका मतलब नेचर कैसा होना चाहिए, लैगिंग, क्योंकि इंडक्टर का जो नेचर होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर नेचर होता है, इसीलिए करंट जो है वहां पर लैगिंग नेचर को फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर VC ग्रेटर देन VL लिखता हूँ, इसका मतलब मैं अगर इसको VC को लिखूं तो VC विल बी I इंटू XC ग्रेटर देन VL विल बी I इंटू XL, I को I से कैंसिल कर दूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा XC विल बी ग्रेटर देन XL। If XC is greater than AL means the capacitive effect जो है वो हाई है। कैपेसिटी इफेक्ट हाई होने का मतलब क्या है कि इन द केस ऑफ प्योर कैपेसिटर करंट लीड करता है। तो यहाँ पर रिजल्ट कैसे आ गया, करंट इज लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। अब केस नंबर 3 जो हमारा बचता है, VL इज इक्वल टू VC, ये रेजोनेंस कंडीशन को डिफाइन करता है। इस केस को हम कल डिस्कस करेंगे। टाइम हो गया है, 11 बज गया है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग को जाना है। जिनको समझ में आ गया कोई डाउट नहीं है, दे आर अलाउड टू लीव द क्लास, मार्क योर अटेंडेंस। जिनके डाउट है वो फटाफट पूछ सकते हैं। सर यस सर, जो सोर्स से जो वोल्टेज आ रहा है VM साइन ओमेगा टी, उसमें अपने सबसे पहले केस में वो तो इक्वल था अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। बिल्कुल। तो सर इस केस में वो VM साइन ओमेगा टी वो किसके इक्वल रहेगा? VM साइन ओमेगा टी इक्वल रहेगा अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर के। ये जो रिजल्टेंट आया यही तो सप्लाई वोल्टेज है VM। ऑब्वियसली जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना तो इक्वेशन लेके नहीं कर रहे हैं, RMS वैल्यू लेके कर रहे हैं। तो जब मैं फेजर जब ड्रॉ करता हूँ, व्हेनेवर आई एम ड्राइंग द फेजर, तो देन ईदर आई एम टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू और वी आर टेकिंग द RMS वैल्यू। सो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम RMS वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। तो ऑल द फेजर डायग्राम्स व्हिच आई हैव ड्रॉन हियर, all the values will be the RMS value of the voltage. हाँ, now you can ask the question. सर तो जब आप रेजोनेंस वाला बताओगे सर, तो उसका भी कुछ मतलब वोल्टेज आएगा सर? बिल्कुल आएगा वोल्टेज। तो हाँ, वो VR के इक्वल आ जाएगा सर। बिल्कुल तो आएगा। फिर तीनों केसेस को लेके जो VM साइन ओमेगा टी जो सोर्स से जो वोल्टेज आ रहा है वो किसके इक्वल रहेगा सर? सोर्स से जो वोल्टेज आ रहा है वो तो नहीं, सोर्स से जो वोल्टेज आ रहा है वो सेम मेंटेन है, लेकिन यही प्रॉपर्टी, जैसे आपने थर्ड केस की बात करें, बाकी हम इस थर्ड वाला केस जो है अभी कल क्लास डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को क्लास के लिए लेट हो रहा है तो यू आर फ्री टू लीव द क्लास, अदरवाइज यू मे प्रेजेंट हियर एंड लिसन। जब थर्ड केस की बात करेंगे, जो आप समझ गए कि मैंने VL इक्वल टू VC किया, जैसे ही VL इक्वल टू VC किया तो कैंसिल आउट हो गया, केवल रेजिस्टेंस बचा VR। अब आप देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपने सर्किट में रेजिस्टेंस भी लगाया है, इंडक्टेंस भी लगाया है, आपने सप्लाई वोल्टेज भी दिया है, और उसके बाद जब आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो इन एलिमेंट्स के अक्रॉस में तो आपको वोल्टेज केवल VR दिख रहा है। तो आप बोल रहे हो, आपको लगेगा कि बाकी वोल्टेज गया कहाँ, कि मतलब दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग सिचुएशन दैट यू आर हैविंग ए इंडक्टर, यू आर हैविंग ए कैपेसिटर, बोथ दे आर कैरिंग द वोल्टेज, देयर इज अ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वैल्यू VL and the voltage across capacitor having the value VC, and while you are measuring these voltage, then you are getting the voltage which is equal to VR only, where these voltage VL and VC has gone. तो यही इस बात को बताता है कि आपके पास वोल्टेज की पोलैरिटी होती है, और वो वोल्टेज इन दोनों केसेस में इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे होते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक घर में 3 लोग रहते हैं, 3 दोस्त रहते हैं, लेकिन जब कोई बाहर से अगर आता है, कोई दुश्मन लड़ाई कर लड़ने आता है, तो केवल
एक व्यक्ति है जो बाहर निकल के उसको जवाब दे रहा है, बाकी दो अपनी ईगो की वजह से उसका साथ देने नहीं आ पा रहे, क्योंकि दोनों की दिशाएं अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं कि हम क्यों जाए, वो कह रहा है हम क्यों जाए। मतलब वीएल और वीसी ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, खत्म कर दिया, उनका नेट इफेक्ट नहीं आ रहा है। वो है उनके पास वोल्टेज, लेकिन नेट वोल्टेज जो वीएल और वीसी के अक्रॉस जो नेट वोल्टेज है वो जीरो हो जा रहा है, केवल वोल्टेज वीआर के अक्रॉस बच रहा है। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस सिचुएशन, क्योंकि ये सर्किट में तीनों एलिमेंट होने के बावजूद भी उसका बिहेवियर जो होता है वो रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह होता है, जिस केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में बचते हैं। और जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। व्हेन द टू क्वांटिटीज आर इन द सेम डायरेक्शन देन दे आर नोन इन द रेजोनेंस। तो इसी सिचुएशन को रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही आश्चर्य करने वाली सिचुएशन होती है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि वोल्टेज की डायरेक्शन होती है, पोलैरिटी होती है और दूसरे को नलीफाई कर रहा होता है। सर हाँ सर, जो अपन ने आरएल और आरसी सर्किट लिए थे सर, उसमें तो वही होगा ना, वीएम साइन ओमेगा टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वीएम साइन ओमेगा टी, वीएल स्क्वायर प्लस ओमेगा टी नहीं, आरएमएस वैल्यू v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वीआर स्क्वायर प्लस वी। हम वीएम साइन ओमेगा टी में से एक मैक्सिमम वैल्यू या फिर उसकी आरएमएस वैल्यू के लिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि वीएम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वीआर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, नहीं है। यहाँ पर जो वीएम साइन ओमेगा टी में से जो वीएम वैल्यू है, तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा V मैक्सिमम इज इक्वल टू VR मैक्सिमम स्क्वायर प्लस VL मैक्सिमम स्क्वायर। या तो अगर आप यहाँ पे RMS वैल्यू ले रहे हैं, आपने इसको सॉल्व किया, RMS वैल्यू निकाली, देन दिस विल बी द V RMS वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR RMS स्क्वायर प्लस VL RMS स्क्वायर। क्योंकि हम उसको कभी भी इक्वेशन को कैलकुलेशन में नहीं रखते, इक्वेशन को लेके सॉल्व नहीं कर सकते, और हम यहाँ पे RMS की जो इक्वेशन लिखी हुई है वो RMS वैल्यू कंसिडर करते हुए लिखी हुई है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो एनी अदर डाउट इन दिस रिगार्ड? No, sir. Okay, so thank you for attending our today's class session of basic electrical and electronics engineering. Tomorrow we will meet again with the resonance topic from time 12 to 1. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.